लेकिन आपके मैं थोड़े कैलकुलेशंस कर रहा था, पर आउटलेट जो आपका टर्नओवर है इज वेरी बिग। आपके यूनिलीवर्स और दूसरे ब्रांड्स जो हैं एमएनसीज के पर आउटलेट टर्नओवर जो है इज नॉट एज हाई एज पतंजलि's। तो व्हाई डू यू थिंक दिस इज हैपनिंग? देखिए, अभी तो क्या हो गया है, मैंने कहा ये चीज होने में शायद 20-25 साल लग गए हैं, तो लोग ना ठोक बजा करके देखते हैं। माँ बाप भी अपने बच्चों पर भरोसा करते हैं तो 20-25 साल लग जाते हैं उनको। किसी पॉलिटिकल आदमी पर भी देश भरोसा करता है तो 20-25 साल लग जाते हैं उनको, कम से कम 10-15 साल तो लग ही जाते हैं। तो हमको इस देश के लोगों ने ठोक बजा करके देखा, सरकार ने भी हमको बहुत ठोका, खूब नोटिस दिए, खूब केस किए। कब की बात कर रहे हैं? इससे पिछली गवर्नमेंट में सब हुआ, जब कांग्रेस का रूल था हुआ, जो भी था वो हमारा, क्योंकि बड़ा आंदोलन चल रहा था देश भर में काले धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के, उनको पसंद नहीं आया। उनको ऐसा लग रहा था कि ये हमारे खिलाफ है, जो भी कारण रहा उसका। अब वो सारा देश जानता है, दुनिया को ज्यादा बताने के, अपने देश की आंतरिक बातें दुनिया के लोगों को ज्यादा नहीं बतानी चाहिए। इतनी बात है कि सरकार के साथ हमारा सिद्धांतों को लेकर के टकराव हो गया, प्रिंसिपल्स को लेकर के कुछ जो है बड़े जन आंदोलन हमने खड़े किए, उससे टकराव हो गया। तो हमारे वो भी हमारे फेवर में गया। एक बार तो जो है उन्होंने हमें नष्ट करने की सोची, लेकिन जितना ही किसी बॉल को जोर से मारोगे उतनी जोर से फिर ऊपर उछलती है। एक बार तो नीचे जाती है, लेकिन नीचे गई 2 फीट, ऊपर उठी 100 फीट। तो लोगों ने हमको परखा, सारी एजेंसियों ने हमको परखा, सारी अग्नि परीक्षाओं में जब उत्तीर्ण हो गया स्वामी रामदेव, आचार्य वाक्शन और पतंजलि, जो भी हमारे साथ जुड़ी हुई चीजें थी, तो लोगों ने भरोसा कर लिया। अभी ये कोई विषय नहीं है कि कितना इसका ब्रांड का इस समय जो टर्नओवर है, ये तो 5,000 करोड़, या अगले साल अभी 10,000 करोड़ होगा, या आगे फिर ये 25,000 करोड़, 50,000 करोड़ या लाख करोड़ कहां तक जाएगा, अभी आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। मुझे लगता है कि हर साल इसके ऊपर हमको बैठ करके सोचना होगा। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि कम से कम आने वाले 5 सालों तक, कम से कम बता रहा हूं, मिनिमम 5 सालों तक पतंजलि की ग्रोथ 100 से 200% होगी। 100 to 200% आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर्स में, ईच ईयर। जबकि बाकी एमएनसीज की जो ग्रोथ है वो 3 से 5% में सिमट गई है, अभी डी ग्रोथ होने शुरू हो जाएंगे। आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? नहीं, विश्वास तो अब क्या है, दिस इज रियलिटी। जैसे हमने आटा 100 टन बनाना शुरू किया था, और आज हम लगभग 2000 टन आटा उपलब्ध करा रहे हैं रोज। 100 टन डेली से शुरू किया, 2000 टन, कितना % ग्रोथ बोलते हैं इसको? 2000%, यस। तो 2000 गुना ग्रोथ हो गई कितने साल में? मात्र 2 सालों में। तो ये मैंने जो आपको 100% 200% की ग्रोथ बताई है, चौंकिए मत। ये हो सकता है किसी ब्रांड के लिए ये 1000-2000% भी हो सकती है। मींस अभी हम ऑयल यदि 500 करोड़ का बेच रहे थे, तो अगले साल हम 5000 करोड़ का तो ऑयल ही बेच सकते हैं। तो कितना होगा? 500 करोड़ से 5000 करोड़ एडिबल ऑयल देंगे हम। मैं आपको कम बता रहा हूं थोड़ा, हम हो सकता है आने वाले समय में 25,000 करोड़ से ज्यादा का तो हम ऑयल उपलब्ध कराएंगे, एडिबल ऑयल। तो आज 500 करोड़ का भी नहीं बेच रहे हम, और कहां 25,000 करोड़ पर जाएंगे हम विद इन 2 ईयर्स। क्यों? क्योंकि लोगों को खाने का तेल शुद्ध चाहिए। अब लोग क्या करते हैं, सरसों के तेल को बेचा, 125 रुपए किलो एवरेज सरसों का तेल बिकता है। अब पाम ऑयल मिला दिया उसमें 40 रुपए लीटर वाला, वो घटिया काम हम नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। तो लोगों को कॉन्फिडेंस है कि बाबा जी बोल रहे हैं सरसों का तेल है तो सरसों का तेल ही है, और हम उसकी सारी टेस्ट कराते हैं, कहते कोई भी कर लो। हम अभी एडिबल ऑयल्स में जो बहुत बड़ा धांधली चल रही है, वो एक तो जो है रिफाइंड ऑयल के नाम पर चल रही है। रिफाइंड ऑयल्स के नाम पर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है एक तरह से।
लोग सोचते हैं रिफाइंड मैंने साफ किया हुआ तेल है, साफ किया हुआ नहीं, उसमें सब कुछ साफ कर दिया। जो उसमें केमिकल से उसको रिफाइंड किया तो उसके जो एंटीऑक्सीडेंट है वो भी साफ हो गए, उसके जो बहुत सूक्ष्म मिनरल्स हैं वो भी साफ हो गए, और वो उसमें फ्री रेडिकल्स इतने ज़्यादा तैयार हो गए कि वो जो है हमारे ब्रेन के लिए, हमारी आंखों के लिए, आंखों में कैटरेक्ट, ब्रेन में जो है डिमेंशिया, पैरालिसिस और आर्थराइटिस, उससे बैड कोलेस्ट्रॉल तो कम होता है या अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है, तो हार्ट अटैक और तमाम तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत खतरनाक होता है। तो आप यदि हम लोगों को आगे अवेयर करेंगे कि आप ये जो रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं, ये रिफाइंड ऑयल तो साफ किया तेल नहीं है, आपको साफ करने वाला तेल है, तो हम नेचुरल ऑयल, अभी जैसे हम मूंगफली का तेल जो कोल्ड प्रोसेस से तैयार होता है वो उपलब्ध कराएंगे। राइस ब्रान ऑयल है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हम वो केमिकल से रिफाइंड किया हुआ नहीं उपलब्ध कराएंगे, जो नेचुरल प्रोसेस से रिफाइंड किया हुआ उसको उपलब्ध कराएंगे। लेकिन ये बात जो आपने कही थी आई थिंक थोड़े महीने पहले, ASCI ने कुछ कहा था इसके बारे में, इंडियन एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन, ये एक तरह से मतलब बोलना नहीं चाहिए मेरे को, लेकिन एक फ्रॉड संस्था है, इसको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर प्राप्त नहीं है। कौन होते वही तुम हमको ये बताने वाले कि क्या एड चलाओगे क्या नहीं चलाओगे? हम गवर्नमेंट के जो बने हुए नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करते हैं, लेकिन क्योंकि ये जो एमएनसी जो हैं उनका एक फेडरेशन है एक तरह से, ये इंडियन एडवर्टाइजिंग काउंसिल नहीं है, ये एमएनसी काउंसिल है ये, जिसमें सारे एमएनसी के टॉप सीईओज हैं, कोका कोला का, पेप्सी का, यूनिलीवर का, पीएनजी का, सबके टॉप सीईओज उसके अंदर बैठे हुए हैं। उनको लगता है पतंजलि तो हम सबका बैंड बजा रहा है, तो फिर उसको रोज नोटिस भेजते थे, उसके ऊपर हमने केस किया हुआ है और हमें विश्वास हम उसमें जीतेंगे। अब कोर्ट ने बैन लगाया उनके ऊपर कि आप कोई भी पतंजलि को नोटिस नहीं भेजेगी। आगे भी केस चल रहा है, जो भी निर्णय होगा कोर्ट से तो न्याय होगा ना। इट सीम्स आप सबके बीच में एक काफी लंबी लड़ाई चल रही है। 2006-2007 में आपने कहा था ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर, ये मैंने YouTube पे देखा था। तो ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर मैंने एक दो जगह नहीं कहा, मैंने पूरे हिंदुस्तान में जो है घूम घूम के 20 सालों तक ये प्रचार किया, और आज वो ठंडा ठंडा हो रखा है। अभी जो पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं वो कोई भी कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, मिरिंडा, फिरिंडा, 7 अप नहीं पीते, वो प्रेफर करते हैं जूस, वो प्रेफर करते हैं नींबू पानी, वो पीते हैं सादा पानी और नारियल पानी। अमूल ने लॉन्च कर दी थी बीच में लस्सी। माना लोग डाइवर्ट हो गए अच्छी चीजों पर, लोगों को लगा ये अनहेल्दी ड्रिंक है, और जहां की कंपनियां वहां उनके ऊपर बैन हो रहा है। अमेरिका में स्कूल कॉलेजेस में बैन हो रहा है कोका कोला और पेप्सी, ये जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं। क्यों? इससे ओबेसिटी बढ़ रही है, इससे डायबिटीज बढ़ रही है, और लंबे समय तक इनकी पीने से कैंसर तक रोग होता है। एक बहुत ही खतरनाक कंसंट्रेट पानी के अंदर डालते हैं तो बहुत जहरीला होता है। क्या मतलब हुआ? चलो एक तरफ तो दारू वाली दुनिया है, वो बहुत खतरनाक है। मैं इनको बोलता हूं जो ये कोका कोला, पेप्सी का, दारू का और जितने भी तंबाकू का, ये जितने भी ड्रग्स का, चाहे लाइट ड्रग्स हो चाहे बैन ड्रग्स हो, नशा, ये सारे के सारे मौत के कारोबार है। ये मौत के गुनहगार हैं। इन लोगों के ऊपर तो केस चलने चाहिए, और जैसे किसी हत्यारे के ऊपर कोई किसी को मर्डर कर देता है ना, तो ये मर्डर करने वाले लोग हैं, लोगों को मारने वाले। एक तो होता है आप गन से मारते हो किसी को, बम से मारते हो, ये गन और बम से नहीं मारते, ये लोग जो है स्लो पॉइजनिंग करते हैं व्यक्ति के अंदर। तो ये मौत का कारोबार करने वाले गुनहगार लोग हैं। जितने लोगों की मौत तंबाकू से कैंसर से होती है, जितने लोगों की मौत फिर ओबेसिटी और तमाम तरह के कॉम्प्लिकेशंस आने से होती है, उन सबको इनके ऊपर क्लेम करना चाहिए, इन कंपनियों के ऊपर। ये तो माने वास्तव में इस दुनिया के अंदर यदि जस्टिस हो ना, तो ये सारी कंपनियां बैन हो जाएंगी। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे। कॉर्पोरेट हाउस का ये भी एक है जो आप पूछ रहे थे पीछे, कि उनको तो बस जो बिकता है बेच दो, उसको वो ही नहीं देखते कि इससे आदमी का भला होगा या बुरा होगा। उनको लगता है गाय का मांस बिकता है तो गाय का बेच दो, भैंस का बिकता है तो भैंस का, गधे का बिकता है तो गधे का। ये तो जहां बिकता है वहां फीटर्स माने आदमी का, इंसान का तो 3 साल का कोख में पल रहा बच्चा, उसको भी प्रेग्नेंट लेडीज को गर्भपात करा करके 50,000 1 लाख रुपए में फीटर्स को बेच देते, आदमी को भी बेच देते हैं। ये हैवानियत। Do you really believe कि कोक and all leads to cancer? कोक से कैंसर होता है, पेट का और मूत्र नली का कैंसर होता है लगातार पीने से, और ज्यादा पीने से तो मौत भी हो जाती है।
ये मतलब ये कई बार ये घटना हुई है अपने यहीं दिल्ली के पड़ोस में, शायद गाजियाबाद नोएडा या कहाँ की घटना है, आज से 5-7 साल पहले की, सारे टीवी चैनलों ने दिखाया था। एक बच्चे ने, एक लड़का या लड़की थी, ये पूरी स्टोरी सारे टेलीविजन चैनलों पे आई, अखबारों में भी सब छपी है। एक साथ 2-2.5 लीटर कोक या पेप्सी पी लिया, वही मर गए। ये तो कार्बोनेटेड वाटर है। आप कहेंगे तो ज्यादा मात्रा में पीने, तो ज्यादा मात्रा में पानी पी लो ना, क्या दिक्कत है, आदमी मरेगा नहीं। लेकिन ये फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है यूएसए की जो है, उन्होंने कहा है कि दिस इज लीगल, दिस इज अलाउड यहाँ पे। देखो, लीगल कोई भी चीज इलीगल, ये तो नॉर्म्स से होता है। तो हो सकता है किसी देश के अंदर जो ब्राउन शुगर है वो भी लीगल हो, किसी देश के अंदर हो सकता है जो वेश्यावृत्ति भी लीगल हो, किसी देश के अंदर जो है हो सकता है फीटर्स भी लीगल है कई देशों के अंदर अभी भी। तो लीगल इलीगल, ये मैं लीगल इलीगल को पैरामीटर मानता ही नहीं। व्हाट इज लीगल और व्हाट इज इलीगल, दिस इज नॉट मीनिंगफुल फॉर मी। व्हाट इज मोरल एंड व्हाट इज इमोरल, व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर ए ह्यूमन बीइंग एंड व्हाट इज नॉट, तो ये ज्यादा महत्व। मोरल इमोरल क्या है, हेल्दी अनहेल्दी क्या है, जो भी साइंटिफिक एविडेंसेस हैं उस पर डिपेंड करता है। अभी जैसे मिनरल ऑयल सभी हेयर ऑयल्स में लगा रहे हैं, लेकिन मिनरल ऑयल कैंसरस है, लेकिन लगा रहे हैं क्योंकि वो अभी तक लीगल घोषित कर रखा है। अभी तक पशुओं के खाने में यूरिया डाल रहे हैं, अभी लीगल है। अभी सभी जगह तंबाकू खा रहे हैं, लीगल है, लेकिन तंबाकू खाने से कैंसर होता है, ये साइंटिफिक ट्रूथ है कि नहीं है? लेकिन अब लीगल है, जो भी तंबाकू का, सिगरेट का कारोबार है। अच्छा, गुटखे पे बैन लग गया, सिगरेट पे क्यों नहीं लगा? क्योंकि जो लॉबी है सिगरेट बेचने वाली वो बड़ी स्ट्रांग है। सिगरेट बेचना लीगल है, दिस इज नॉट साइंटिफिक बेनिफिशियल फॉर ए ह्यूमन बीइंग। तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ इंडियाज फूड स्टैंडर्ड्स? देखिए, फूड स्टैंडर्ड्स के ऊपर मुझे लगता है कि एक पूरी नई बहस होनी चाहिए, उसके नए स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। और जितने भी ये तंबाकू है या अल्कोहल वाली चीजें हैं और ये कोका कोला पेप्सी जैसी अनहेल्दी चीजें हैं, और फास्ट फूड के ऊपर तो बहुत सख्त कानून होने चाहिए, क्योंकि देश के नागरिकों का स्वास्थ्य भविष्य में 20-25 सालों में बहुत खराब होने वाला है इन चीजों से। जब देश के नागरिक ही स्वस्थ नहीं होंगे तो उस वेल्थ का क्या करेंगे जब हेल्थ ही नहीं होगी। तो मुझे लगता है, केवल भारतीय की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे विश्व के लोगों को इस पर बहुत सोचने की जरूरत है, क्योंकि मनुष्य इस धरती पर भगवान की सबसे श्रेष्ठ रचना है, और उसका इस पूरे अस्तित्व के लिए, नॉट फॉर ह्यूमन बीइंग, इस पूरे समष्टि के लिए, पूरी यूनिवर्स के लिए मनुष्य के सबसे ज्यादा कर्तव्य है। आज ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, नॉन वायलेंस की बात हो रही है, लेकिन आदमी जो है वो इतना ज्यादा भोगवादी हो गया है कि नहीं, मुझे तो इतना अपने लिए एनर्जी यूज करनी है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की बात भी करेगा बड़े मंचों से खड़े होकर। वो कहता है नॉन वायलेंस यही दुनिया के लिए पीस, हार्मनी, हैप्पीनेस, ब्रदरहुड, कोएग्जिस्टेंस, वननेस, बड़ी बड़ी ये स्लोगन दिए जाते हैं। ये होगा कैसे? तो पूरी दुनिया को सोचना चाहिए कि हम जिधर जा रहे हैं। अब नॉन वायलेंस की हम बात करते हैं, बोला आदमी को मत मारो, आदमी को छोड़ करके बाकी सब खत्म कर दो, चाहे गाय भैंस भेड़ बकरियां गधे घोड़े कुत्ते मांस मछली जो भी मिल जाए सब रगड़ दो। ये क्या, कौन सा नॉन वायलेंस हुआ? एक आदमी को छोड़ करके बाकी सबको मारो, दिस इज नॉट नॉन वायलेंस, दिस इज इनजस्टिस। ये अन्याय है सरासर, ये शोषण है, ये क्रूरता है, क्रुएल्टी है। अब कहते हैं वो जो है ना, तड़फा तड़फा के मत मारो, एकदम से मार दो। अरे ये क्या मतलब हुआ? तो आदमी को तड़फा तड़फा के मत मारो, एकदम से गर्दन काट दो। तो मीन्स इसके ऊपर दोबारा से सोचना पड़ेगा दुनिया को। तो मैं जो है, मैंने बोला ना, मैं कोई कॉर्पोरेट हाउस नहीं हूं, मैं सिद्धांतों की बात करता हूं, जो रियल प्रिंसिपल्स हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड पीस के लिए, वर्ल्ड प्रॉस्पेरिटी के लिए, वर्ल्ड हेल्थ के लिए, वर्ल्ड हार्मनी के लिए, वो जो रियल चीजें उन पर चर्चा होनी चाहिए ना। तो मैं, ये जो कार्य है मेरा, मैंने इसीलिए बोला ये मेरा मतलब दिस इज माई साइड जॉब। तो मैंने कहा योग तो एक बहुत बड़ा दर्शन है ना। योग इज ए कंप्लीट साइंस एंड योग इज द अल्टीमेट नॉलेज, योग इज द अल्टीमेट वे ऑफ लाइफ।
अंतिम पथ है जीवन का। तो योग और कर्मयोग ये मेरा लक्ष्य, और सत्य की बात, न्याय की बात, जस्टिस की बात होनी चाहिए पूरी दुनिया में। डू यू थिंक इंडियंस आर गेटिंग गुड क्वालिटी फूड? देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है शुद्ध आहार, प्योर फूड, दिस इज आवर फंडामेंटल राइट। बट डू यू थिंक वी आर गेटिंग? लेकिन अभी हो नहीं रहा है। मैंने कहा स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, और जो आपने कहा ना कि योग से तो नहीं होगा, मैंने कहा योग और कर्मयोग, कर्मयोग उसको बोलते हैं जो पवित्रता पूर्वक, जिसमें जो सारे यूनिवर्स को, पूरे अस्तित्व को ध्यान में रख करके जो हम विवेक पूर्वक कर्म करते हैं, वो कर्मयोग है। तो योग और कर्मयोग में सारी चीजें हैं। खैर, जो आपने बात पूछी स्टैंडर्डाइजेशन में, मैंने कहा इसके ऊपर बहुत ज्यादा चिंतन मंथन होना चाहिए, और नए स्टैंडर्ड्स ऐसे बनने चाहिए जिससे कि देश का फ्यूचर सिक्योर हो। और इंडिया में जो 3 चीजें सबसे बड़ी करने की जरूरत है फूड सिक्योरिटी के लिए या फूड की प्योरिटी के लिए, एक, जो बाजार में नकली चीजें बनती हैं उसके ऊपर बहुत कठोर सजा होनी चाहिए, आजीवन कारावास या मृत्युदंड होना चाहिए। आप किसी भी ब्रांड का दूध आप नकली बेच देते हैं बाजार में और उसको पीकर के लोगों की मौत हो जाती है, जिम्मेदार कौन? जो असली ब्रांड है वो कहेगा जी ये तो मेरा ब्रांड ही नहीं है, तो नकली वाले किसी ने बेच दिया। तो नकली चीज बेचने वालों के ऊपर बहुत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वो बिल्कुल नहीं है, आजकल कोई भी आदमी छूट जाता है। एक, दूसरा, नकली के बाद जो मिलावट करते हैं, एडल्ट्रेशन करते हैं, उनके ऊपर भी बहुत कठोर दंड होना चाहिए। माने लोग घी में, दूध में, दवाइयों में, माने जिनको खा पी रहे उन चीजों में एडल्ट्रेशन कर देते हैं, और बहुत खराब चीजों का एडल्ट्रेशन होता है। माने खाने पीने की चीजों में जहरीले केमिकल्स डाल देते हैं, और उसमें जो है वॉशिंग पाउडर्स डाल देते हैं, फिर घी आदि के अंदर जो है मीट आदि डाल देते हैं, एनिमल फैट डाल देते हैं, और मतलब बहुत गंदी चीजें डालते हैं। तो एडल्ट्रेशन के ऊपर बहुत सख्त कानून होना चाहिए। और तीसरा, जो मनुष्य के लिए हितकर नहीं है उसके ऊपर या तो पूरी तरह से बैन लगना चाहिए, और बैन नहीं लगे तो कम से कम उसके ऊपर बहुत बड़ा अनाउंसमेंट तो होना ही चाहिए उसके बारे में, लिखित में। जैसे अभी सिगरेट गुटखा के ऊपर कर दिया है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, ऐसा है। लेकिन दारू पर तो नहीं लिखा अभी भी, ये कोका कोला पेप्सी पर तो नहीं लिखा है कि पेप्सी, कोक, फास्ट फूड, दिस इज डेंजर फॉर हेल्थ, ऐसा तो नहीं लिखा है। तो स्टैंडर्ड्स में ये लिखना चाहिए। आई वॉज क्यूरियस, आप ये कह रहे थे, लेबलिंग के बारे में कह रहे थे। मैं आपके प्रोडक्ट्स देख रहा था, हनी के बॉटल पे लिखा था people with diabetes should not have this product. तो why is that the case? देखिए, डायबिटीज का पेशेंट यदि ज्यादा हनी खाएगा तो शुगर तो बढ़ेगी ना। वो नेचुरल शुगर हो या जो है केमिकल प्रोसेस से तैयार की हुई, जैसे कि सल्फर आदि के प्रोसेस से शुगर तैयार करते हैं, चीनी जिसको बोलते हैं, तो वो तो और ही ज्यादा हानिकारक है। लेकिन यदि डायबिटीज के पेशेंट हनी भी ज्यादा खा लेगा तो शुगर लेवल तो बढ़ेगा ना जी। फिर हमने हनी के ऊपर यह भी लिखा है कि जमना, क्रिस्टल्स तैयार होना, ये शहद की नेचुरल प्रॉपर्टी है। लेकिन अब हिंदुस्तान में ऐसा हो रखा है कि शहद जमना नहीं चाहिए, बचपन से हम उसी कॉन्सेप्ट के साथ बड़े। लेकिन ये गलत है। पूरी दुनिया के अंदर जमा हुआ शहद खाते हैं लोग, ब्रेड के ऊपर लगा करके चटनी की तरह लगा के खाते हैं उसको, जमे हुए शहद को, क्रिस्टल्स वाले शहद को खाते हैं। तो ये कल्चरल चीज भी तो है। नहीं, कल्चरल ऐसा नहीं है। जैसे हम गांव में शहद तोड़ते थे, शहद जमता था। हाँ, लेकिन ऐसे किसी ने भ्रम फैला दिया तो उसके अंदर जो है बहुत तरह के प्रोसेस करने पड़ते हैं फिर ना जमे उसके लिए। लेकिन वो अच्छा नहीं है। इस तरह से गलत चीजों का प्रचार हो रखा है कुछ, उनको ठीक भी करना है। हम अपने शहद के लेबल पर लिखते हैं कि जमना शहद का स्वाभाविक गुण है।
दिस इज नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ हनी। ये रही फूड की बात। आप अभी फूड पार्क्स बना रहे हैं इंडिया में, काफी सारे स्टेट्स में। Why the focus on food parks? देखिए, इस देश में 7वां वेतन आयोग बन गया है। सर्विसमैन्स का सबका भला हो रहा है। जब पीएन से लेकर के पीएम तक सबका वेतन बढ़ गया। डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, सबका वेतन बढ़ गया है। बेचारा किसान को सोच ही नहीं रहा। मैंने तो बोला था मोदी साहब से, सबने प्रॉमिस भी किया था मेरे से, बीजेपी ने, कि हम किसान आय आयोग बनाएंगे, लेकिन कोई बना ही नहीं रहा। तो हमने कहा किसान का भला कैसे होगा। मैं बेसिकली एक किसान का बेटा हूं, तो मुझे ऐसा लगता है किसान का भला कैसे होगा। तो यूनिलीवर से तो किसान का भला नहीं हो रहा, पीएनजी से किसान का भला नहीं हो रहा, जॉनसन एंड जॉनसन, कॉलगेट पॉमोलिव या कोका कोला, पेप्सी, ये तो कोई किसान का भला नहीं कर रहे। तो हमने कहा हम फूड प्रोडक्ट्स को लेकर के आएंगे, फूड प्रोसेसिंग भी करेंगे, डेयरी में भी जाएंगे। इन चीजों से हम किसान के जीवन में समृद्धि लेकर के आएंगे, जड़ी बूटियां भी उनसे लगवाएंगे। मेरा लक्ष्य है आगे कि हम पहले 5-10 हजार करोड़, फिर 25-50 हजार करोड़ तो हर साल हम किसानों को दें सीधा। ये हमारा लक्ष्य है। आप कैसे देंगे? एक तो उनके फूड को वेस्ट होने से बचाएंगे। 50,000 करोड़ से लेकर के 1 लाख करोड़ रुपए का फूड वेस्ट हो जाता है हमारे देश के अंदर। टमाटर और बाकी ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, तमाम तरह की वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स, फ्रूट्स, ये सब वेस्ट हो जाते हैं। तो उनके लिए चाहे वो सप्लाई चेन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी फूड प्रोसेसिंग है, इस चीज को हम आगे लेकर के आ रहे हैं। दूसरा, उनको बिचौलियों से मुक्ति दिलाएंगे, उनको अच्छा भाव देंगे। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, अश्वगंधा, शतावर, जड़ी बूटियों का तुलसी, इनका अच्छा भाव देंगे उनको हम। एडिशनल उनको इनकम होगा। जब आप कहते हैं अच्छा भाव देंगे, मतलब मार्केट, जो मार्केट प्राइस से ज्यादा देंगे। मार्केट प्राइस से ज्यादा देंगे। और अभी तो बहुत चीजों का रेट ही हम तय करते हैं, तो अच्छा रेट दे रहे हैं हम। पहले आंवला बिका करता था 3 रुपए, 5 रुपए किलो, अब 10-15 रुपए, 20-25 रुपए किलो बिकता है। जो छोटा छोटा आंवला वो भी 10-12 रुपए किलो बिकने लग गया। हाँ? आगे अभी जो थोड़ा मोटा आंवला है वो 20-25 रुपए किलो बिकने लग गया। तो पहले 3 रुपए 5 रुपए किलो मिला करता था, तो वैल्यू मिल गई ना उसको जी। ऐसे एलोवेरा, जिस जमीन में कुछ नहीं होता उसमें 1 से 1.5 लाख रुपए का एलोवेरा हो जाता है, बंजर जमीन में, रेतीली राजस्थान की जमीन में। तो एक किसान के पास यदि 25-50 एकड़ जमीन पड़ी है, उसमें खाली एक फसल लेता है बरसात की, और कुछ ले ही नहीं पाता है, वो उसको इनकम कुछ नहीं हो रही। हजारों लाखों किसानों को हम करोड़पति बना देंगे। जिन्होंने कभी करोड़ रुपए नहीं देखे थे, तो वो 2-4-5 साल में करोड़ रुपए देख लेंगे, उनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो किसानों के साथ सीधा जुड़ा हुआ काम हमारा। आंवला, एलोवेरा, हमको रोज 5,000 टन आंवला चाहिए, 5,000 टन डेली आंवला, 5,000 टन डेली एलोवेरा चाहिए हमको। तो उससे कितने लोगों का भला होगा। ये तो एक है। से लेते हैं? अभी तो हम किसानों से ले रहे। मतलब किस रीजन से आप ले रहे हैं? नहीं, अभी तो ज्यादा हमारा, अब जैसे आंवला है तो उत्तर प्रदेश से ज्यादा आता है, फिर राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, छत्तीसगढ़ से, और चारों तरफ से आता है। ऐसे तो एलोवेरा हमारा मुख्य रूप से राजस्थान, फिर गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर थोड़ा थोड़ा और दूसरे रीजन से आता है। ऐसे अलग अलग चीजें तो अलग अलग रीजन से आती हैं। अब जैसे हमको रोज बिस्किट और नूडल और जो है आटा के लिए, इसके लिए हमको अभी करीब 5,000 टन गेहूं की जरूरत रहती है डेली। तो सीधा किसानों को फायदा होगा ना। उनको यदि 1 रुपए 2 रुपए भी अपनी उसके ज्यादा मिलता है अपने फसल का, तो कितना बड़ा लाभ है उनको।